नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव आज आप सबके लिए रीजनिंग में रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जिसके बारे में हम लोग विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको भली भांति एग्ज़ाम में जाकर विधिवत सही तरीके से कम समय में अटेम्प्ट करना होता है, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइएगा, आज जुड़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और जल्दी से इसका जवाब भी दीजिएगा, और जवाब बिल्कुल बेटा आपका सही होना चाहिए। चलिएगा बेटा, देखते हैं हम लोग सवाल हमारा क्या रहा है और इसका आंसर क्या आएगा। किसान ने पश्चिम की तरफ चरने के लिए एक गाय छोड़ी। किसान ने एक गाय को छोड़ी और वो पश्चिम दिशा में। जैसा कि आप सबको पता होगा चारों दिशाओं के बारे में बेटा, ऊपर की दिशा जो होती है उसे उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ। नीचे की दिशा को साउथ बोलते हैं, और राइट की दिशा को हम लोग पूर्व बोलते हैं, और ये हमारा है पश्चिम, वेस्ट। ये चारों दिशाओं के बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। अब किसान ने अपनी गाय को छोड़ा है तो वो चरने के लिए पश्चिम दिशा में छोड़ा है। तो देखो बेटा, पश्चिम दिशा में गाय चरने के लिए चली। गाय ने चरना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गाय ने अपनी दाहिनी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अब गाय जो है अपने दाहिने ओर बढ़ेगी। बेटा राइट आपका जो होगा वो ऊपर होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। पहुंच गई जो उसकी शुरुआती स्थिति से 90 का था। अब गाय को बेटा राइट मुड़ना है, वो भी 90 मुड़ना है। तो देखिएगा 90 जब भी मुड़ना पड़े बेटा, तो इस बात को समझना है कि वो सीधा ही मुड़ेगा, दोनों तरफ से आपका 90 होता है। तो ये 90 दिशा में गाय जा रही है। अब कह रहा है अब किस दिशा में सामना कर रही है गाय, किस दिशा का। तो आप बताइएगा बेटा, ऊपर की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। इस क्वेश्चन का जवाब आंसर पहला आंसर आएगा आपका उत्तर। बहुत ही आसान सवाल है और एग्जाम में बेटा पूछे हुए सवाल हैं, इनको अटेम्प्ट जरूर करना है और एग्जाम से संबंधित सवालों को जरूर लगाइएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बेसिक पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रश्नों के बारे में, इसलिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे कम रहेगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर बेटा। सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है, इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा और जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्लासिफिकेशन चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग वर्गीकरण बोलते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आइएगा, कह रहा है जो भिन्न है, भिन्न ऑड, विषम है या अलग है। ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करने का यही तरीका होता है, एक बहुत सा सरल बेटा। क्या है? जो चारों ऑप्शन से डिफरेंट हो वही आपका आंसर होता है। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 का आंसर क्या होगा। हाथ, नाक, दिल, आंख, ये चारों पार्ट बेटा दिए हैं, और वो भी शरीर के पार्ट दिए हैं चारों के चारों। अब हम इस पे कैसे टारगेट करें कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा। जब शरीर के चारों पार्ट दिए गए हैं तो उसमें हमें देखना होता है कौन सा अंग बाह्य है और कौन सा आंतरिक अंग होता है। इस बात को हमें समझना है। तो हमारा देखने को ये मिलेगा कि हाथ भी बायां है और नाक भी
बाह्य अंग है, उसी प्रकार आंख भी है। दिल आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अंदर का पार्ट है, इसलिए आपका सही जवाब बेटा तीसरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दिल। दिल जो है शरीर का आंतरिक पार्ट है, इसलिए दूसरे का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर क्या आएगा, इसको बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और इसका सवाल का आंसर क्या है, बहुत ही सरल है। आगामी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिएगा इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। ये आपको एक सीरीज दी है बेटा। जब कभी ऐसी सीरीज दी हो तो आपने अल्फाबेट में पढ़ा होगा, जो शुरुआत होता है उसको हम लोग लेफ्ट से गिनते हैं, जिसको हम लोग बायां बोलते हैं, यूं गिनेंगे हम लोग। और जब बेटा अंत से गिनते हैं तो वो हमारा होता है राइट, जिसको हम लोग दायां बोलते हैं। तो ये दायां बायां आपको समझ में आया होगा बेटा। अब देखते हैं सवाल क्या हमसे कह रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उपरोक्त अनुक्रम में दाएं ओर से 15वें के पद के दाएं ओर 5वां। तो एक बात ये ध्यान रखना है, जब भी अल्फाबेट में दो बार दायां बायां जिक्र हो, 2 बार लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए तो माइनस करना है। 2 बार अगर राइट और राइट आए बेटा तो भी माइनस करना है। अगर एक बार लेफ्ट और एक बार राइट आता है तो प्लस करना है। उसी प्रकार अगर एक बार राइट और एक बार लेफ्ट आता है तो भी प्लस करना है आपको। सेम बात अगर कहीं भी कही जाए तो उनको घटा देना है, और अगर डिफरेंट बात है तो दोनों को जोड़ देना है और आसानी से जवाब देना है। तो देखो बेटा, इसमें राइट से दिया गया है आपको 15 है, और फिर गिवन है राइट से आपको 5वां। सेम है तो इसको लेस कर दो, राइट से मिला 10वां। अगर यहाँ पे मान लीजिएगा लेफ्ट होता तो ऐड कर देते, फिर आपको ये दिक्कत होगी कि यहाँ राइट यहाँ लेफ्ट है, बताना किससे है, तो बताया हमेशा पहले वाले से जाता है बेटा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर करते हुए चलें। तो आपको जवाब क्या देना है, राइट से 10वां। तो राइट से 10वां अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका सही जवाब हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इसका जल्दी से जवाब देना है। और ये पासे से जुड़ा हुआ बेटा है सवाल, पासे से संबंधित प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रायः अधिक से अधिक एग्जामों में 1 सवाल 2 सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे बेटा। सवाल आपको दिख रहा होगा बेटा, देखिएगा और इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पासे के प्रकार से कौन सा सही पासा बनाया जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। चलिएगा अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। एक घन को बनाने के लिए दी गई आकृति को किनारों से मोड़ा जाता है, उस विकल्प की पहचान करें जो घन के फलकों को सही ढंग से। तो यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कौन सा बनाया नहीं जाएगा, असत्य है या कौन सा सत्य है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है। कह रहा है सही ढंग से, तो आइएगा बेटा देखते हैं हम लोग इसमें। पहले तो हम पहचाने कि कौन एक दूसरे का अपोजिट है। तो अल्टरनेट, अगर कहीं पे भी कोई अंक लिखा है बेटा तो उसमें आपको पहचानना है कौन किसके अपोजिट है। तो ये सीक्वेंस चलता है अल्टरनेट का, और बाकी जो बचता है उसका तो हो ही जाता है बेटा, क्योंकि एक डाइस में 6 नंबर आते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इसका जवाब क्या आएगा। देखते हैं बेटा, मल्टीपल के अपोजिट ये बिंदु हो जाएगा, मल्टीपल के अपोजिट ये बिंदु हो जाएगा बेटा, प्लस के अपोजिट ये वर्ग हो जाएगा, और इस वृत्त के अपोजिट
ये एक चित्र हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता ये चल गया कौन किसके अपोजिट जाएगा। जब आपको पता चल गया कौन किसके अपोजिट जाएगा तो आपको ये पता है कि जब ये कोई बंद पासा होता है तो पासे में अगर 5 आया है तो इसके बगल में कभी भी इसका विपरीत नंबर नहीं आ सकता है। ये नियम आपने पढ़ा होगा। किसी भी पासे में, बंद पासे में एक दूसरे के विपरीत नंबर नहीं बैठते हैं तो वही अभियान चलाते हैं। सवाल बहुत इजी है, इतना ज़्यादा इसलिए आपको बता रहे हैं कि यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले बेटा। देखो तो मल्टीपल के अपोजिट बिंदु हो गया, प्लस के अपोजिट वर्ग हो गया, वृत्त के अपोजिट ये चित्र हो गया। तो आइएगा अभियान चलाइएगा। जिस चित्र में एक दूसरे के सिंबल अगर अपोजिट हैं वो चित्र कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो चित्र नंबर पहला गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट आए हुए हैं, मल्टीपल का बिंदु। सेकंड नंबर भी बेटा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट बिंदु आए हुए हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, ये चित्र आया है, इसके अपोजिट क्या है? वृत्त, ये आ गया है बेटा, इसलिए आपका थर्ड भी कैंसिल हो गया। अब इनमें से कोई गिवन है ही नहीं, पांचवा ऑप्शन नहीं है, तो चौथा आपका मजबूरी में आंसर हो जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं, चेक भी करते हैं बेटा। देख लो, सर्किल आया है तो ये चित्र नहीं आया है, प्लस आया है तो वर्ग नहीं आया है, और मल्टीपल आया है तो बिंदु नहीं आया है। आई होप कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पासे के प्रसार से संबंधित अगर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं तो यही नियम को फॉलो करना है और आपका आसानी से बिना पेन इस्तेमाल किए आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, और उस क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी से आपको बताना है। ये तैयारी जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए मेन फोकस किया जा रहा है बेटा। सवाल नंबर जो 5 है वो आपके सामने है और जल्दी से इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। आइएगा देखते हैं बेटा। कह रहा है ये नंबर और अल्फाबेट मिक्स में दिया गया है, मिक्स में दिया गया और आपसे पूछ रहा है जलीय छवि या वाटर इमेज। आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में मिरर इमेज और वाटर इमेज। वाटर इमेज को बोलते हैं हम लोग हिंदी में जल प्रतिबिंब बेटा। थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं इसी के साथ। या कभी कभी जिक्र होता है उल्टा प्रतिबिंब, या कभी कभी इसी को बोल दिया जाता है अपोजिट, या कभी कभी बोल दिया जाता है बेटा क्षैतिज अक्ष का प्रतिबिंब, अक्ष का प्रतिबिंब। ये सारे के सारे नाम जो हैं ये वाटर इमेज के होते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ जली छवि या वाटर इमेज बोल दिया है, ये ना बोल करके उल्टा प्रतिबिंब का जिक्र कर देते। क्षैतिज अक्ष का प्रतिबिंब का इस्तेमाल हो सकता था, किसी भी भाषा का इस्तेमाल बेटा हो सकता था। अब जल प्रतिबिंब में परिवर्तन क्या होता है? जल प्रतिबिंब में हमेशा जो बेटा परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता है टॉप और बॉटम का। टॉप और बॉटम का कहने का मीन्स ये है कि ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाएगा। जल में कभी भी दायां और बायां बदलता नहीं है। तो बहुत ही आसानी से इस सवाल को लंबी बात ना कहकर इस सवाल का आंसर दिया जाए। तो देखते हैं, अगर यहाँ जल बेटा लगा हुआ है, अगर यहाँ पे जल है तो इसका आंसर क्या? जेड अपनी जगह पे आ जाएगा और बदल जाएगा बेटा। तो जेड को देख लेते हैं कैसे बदलता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा नीचे आएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ पे जेड बदला हुआ है, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया क्योंकि जेड आना चाहिए था, इसलिए जवाब गलत हो गया। यहाँ भी बेटा जेड आया हुआ है और यहाँ भी जेड आया हुआ। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, ये जो कोना है इधर है तो ये नीचे आएगा कोना, तो इसमें भी बेटा सही है।
इसमें भी बेटा सही है, मगर इसमें गलत हो गया तो आपका ऑप्शन चौथा भी कैंसिल हो गया, बचा ऑप्शन पहला और दूसरा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं मित्रों, बहुत जल्दी से लगेगा। ए यूं बदल जाएगा तो इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। 9 यूं बदल जाएगा, इसमें भी 9 दिया है सही, इसमें भी दिया है। अब बेटा इसके बाद 6 है, इसमें 7 आ गया है, तो ऑप्शन आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। दैट सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड। इस प्रश्न का आंसर होगा सेकंड। आपको बदलने की जरूरत ही नहीं है, आंसर का जवाब देना है और आसानी से बताना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बाकी अलग से वीडियो वाटर इमेज की बनाएंगे तो विशेष प्रकार से उसमें हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और 6 को अटेम्प्ट कीजिएगा और उसका जवाब दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बेटा। आपको क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है और आसानी से अटेम्प्ट करना है। देखते हैं इसका जवाब क्या आएगा। ये लॉजिकल पार्ट से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। कह रहा है कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और कथनों से तर्कसंगत रूप से आंसर किए जाने वाले निष्कर्षों का चयन करें। आपके सामने ये स्टेटमेंट है बेटा, इसको पढ़ना है और इसके बाद आपके सामने ये 2 निष्कर्ष हैं, इनका जवाब देना है कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। जल्दी से कमेंट करके जवाब को जरूर दीजिएगा। आगे फरवरी से आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रीजनिंग से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दिया जाएगा। और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों में और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आगे नए नए सवाल, आए हुए सवाल, अपडेटेड सवाल आपके सामने आएंगे और इजी से इजी मेथड लाएंगे। यहाँ पे समय थोड़ा ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि आपका कोई अगर चैप्टर पढ़ा नहीं है, कंसेप्ट के साथ सवाल बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, ओरल आसानी से रीजनिंग को हल कर सकते हैं। आइएगा सवाल नंबर देखते हैं 6। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। बिल्कुल बात, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, ये आपके सामने स्टेटमेंट आया है। अब निष्कर्ष निकालना है। लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। जब बहुमत का शासन होता है बेटा तो बहुमत से चुने जाएंगे ही। तो पहला कैसा हो गया, सही हो गया आपका। दूसरा, लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही। जब लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है तो आपका इसका आंसर जो है मित्रों हो जाएगा दोनों सही, दोनों सही। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोनों सही, ऑप्शन हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और आसानी से इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है और ये घड़ी से संबंधित सवाल है बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब क्या आएगा। चलो मित्रों देखते हैं और अटेम्प्ट करते हैं सवाल नंबर 7 में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आसानी से देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लॉक में 12/11 कॉन्सेप्ट, उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। 12/11 से जुड़ा हुआ सवाल है और बहुत ही आसान होता है। ट्रिक या ओरल कॉन्सेप्ट बताने के लिए मुझे 1 सेकंड की ज़रूरत है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपका अगर पढ़ा नहीं है फिर भी समझ में आए और वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी भी 12/11 से, कभी भी 12/11 कॉन्सेप्ट से कोई भी सवाल आए, कॉन्सेप्ट से कोई भी सवाल आए, कौन कौन से सवाल बनते हैं? आपस में मिलना, विपरीत होना, समकोण, एक ही रेखा में, ये सवाल बनते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, जो ये समय दिया होता पहले वाले को, इसको घड़ी में बेटा बजा देते हैं। माना कि ये घड़ी है आपके सामने 9:10, अब इसको 10 बजाना है बेटा, तो इस तरीके से बजाएंगे। हमने पूरी कंप्लीट घड़ी को बेटा बनाया नहीं है क्योंकि हमें 10 बजाना है, करेक्ट बना देते हैं।
ये है बेटा। तो देखो ये कितने मिनट का गैप आया, 50 मिनट का गैप, प्लस लगा दो 50 मिनट। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर या संपाती या आपस में मिलना। और जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी या ओवरलैप होंगी तो सुइयों के बीच में 0 मिनट का गैप होगा, 0 मिनट का। इसके बाद बेटा क्या करो, 12/11 का मल्टीपल कर दो। अगर यहीं पे ये सवाल कहता कि विपरीत होंगी तो भी ये 50 रहता। विपरीत में घड़ी के सुइयों का अंतर जो होता है मिनट का वो 30 होता है, फिर 12/11 का हो जाएगा। समकोण होता तो 15 एक बार जोड़ देते बेटा, 15 घटा देते। तो आइएगा सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। 50 मल्टीपल 12/11, 12 पंचे 60, 600/11, 600/11 बेटा आया। इसको हल करेंगे तो 54 सही 6/11 मिनट आएगा आपका। आंसर आपका हो जाएगा 6:54 सही 6/11 मिनट। आई होप कि ये समझ में आया होगा और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइएगा एक बाद में हम लोग ट्रिक को देखते हैं। 1 सेकंड में हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो बेटा हो गया चौथा। कैसे करेंगे, कभी भी 12/11 से संबंधित अगर सवाल आता है, चाहे वो आपस में मिलना हो, चाहे समकोण हो, चाहे विपरीत हो, चाहे एक ही रेखा का हो, आप ऑप्शन पे जाइएगा, इकाई अंक को देखिएगा बेटा। 0 अगर हो रहा है, 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इकाई अंक को देखिएगा, 3 और 0 नहीं 0 होगा। इकाई अंक को देखिएगा, 0 नहीं होगा। अगर इकाई अंक का सम 0 हो जाए बेटा तो वही ऑप्शन होता है। अगर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में वो अगर 2 ऑप्शन फंसते हैं तो एक बार नियम को लगा लेना है। आगे हमारी चैप्टर वाइज क्लास मिलती रहेंगी आपको और आगे हम विधिवत आपको चैप्टर वाइज में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से अटेम्प्ट कीजिएगा आप। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। और ये क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है बेटा। ये आंकड़ों की अपर्याप्तता एक चैप्टर का नाम है रीजनिंग में, उससे जुड़ा हुआ है। डाटा सफिशिएंटी नाम है चैप्टर का। देखते हैं कैसे आएगा। कह रहा है ये आपको सवाल दिया है, PN के और J में किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि इससे अगर आ जाता है तो हमारा आंसर हुआ पहला डाटा पर्याप्त है, दूसरा नहीं। और दूसरे से आ जाता है तो हमारा उत्तर हो गया कि दूसरे से जवाब दिया जा सकता है, पहले से नहीं दिया जा सकता है। जब दोनों से नहीं आएंगे तो मर्ज करके देखेंगे, और जब मर्ज करके मित्रों नहीं आएगा तो हम जवाब देंगे कि 1 और 2 को मिलाने से भी आंसर नहीं दिया जाएगा। आइएगा अब यहाँ पे ये मत कहना हमें उच्चतम वाला पता चल जाए, इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी कि कौन सा उच्चतम आएगा। बस ये देखना है किस जानकारी से पता चल रहा है। तो आइएगा, P के और J से अधिक कमाता है। P जो है बेटा वो K और J से अधिक कमाता है, मगर बताइएगा बचा कौन, AN, उसके बारे में पता ही नहीं है। तो हम पहले वाले डाटा से तो आंसर दे नहीं सकते हैं। दूसरा, AN K से ज्यादा कमाता है। AN किससे ज्यादा कमाता है, K से ज्यादा कमाता है। लो AN बेटा K से, तो अकेले दूसरे वाले से भी हम जवाब नहीं दे सकते हैं बेटा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है कि इन दोनों को मिला दें। मिलाएंगे अगर हम तो ये बात तो हमें पता चल गई कि AN जो है K से अधिक कमा रहा है, मगर बेटा AN को इधर रखें, P से आगे रखें कि P के बीच में रखें, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि P से कम कमा रहा है। इसलिए मर्ज करने से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं दिया जाएगा। आइएगा देखते हैं सवाल नंबर 9। जल्दी से सवाल नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं बेटा। सवाल नंबर 9 आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने मित्रों में फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। आगामी परीक्षाओं में हमारी
जिम्मेदारी है, आपको रीजनिंग में सफल बनाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपडेटेड लाएंगे। देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। इसमें सीरीज से जुड़े हुए सवाल हैं, सीरीज के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। 152 में 4 जुड़ा बेटा, फिर यहाँ 4 जुड़ेगा, हमारा 160 आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट सीरीज में 4 जुड़ रहा है बेटा, इसलिए 152 से 156, 156 से 160 आसान हो जाएगा आपका सेकेंड। 4 जुड़ रहा है बेटा अल्टरनेट। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिएगा और जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आकृति के लिए मिरर इमेज, दर्पण। दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट और राइट बदलता है। ये वाला हिस्सा, राइट वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला कहाँ चला जाएगा, राइट में। आइएगा चित्र को देखते हैं, तो ये वाला इधर हो जाएगा बेटा। देखो अब ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ये भी नहीं हो सकता आपका जवाब। ये अगर उधर है मुख ये, तो इसका मुख इधर घूमेगा, तो ये भी नहीं होगा। दैट्स ऑल, आपका आंसर हो जाएगा पहला। दर्पण में जो होता है वो दायां बायां परिवर्तित होता है, ऊपर नीचे परिवर्तित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आंसर आएगा ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न पहले हम कर चुके हैं एक क्वेश्चन में किसी। आइए जवाब देते हैं, कौन सा विषम है या भिन्न है। बंदूक, तलवार, लिखना, कुदाल। ये कुदाल गांव में किसान लोग काम करते हैं। बंदूक, तलवार, कुदाल, ये तीनों के तीनों बेटा क्या हैं, औजार। ये तीनों के तीनों औजार हैं। ये लिखने के काम आता है, लिखने और पढ़ने के लिए, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी, 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट करके, और बहुत ही सरल है। ये सवाल जुड़ा हुआ है एनालॉजी से। एनालॉजी में एक नियम होता है, बाकी विशेष प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। A/B समानुपात C/D। अगर A का संबंध B से है तो C का संबंध D से होना चाहिए। यदि A का C से है तो उसी प्रकार B का D से होना चाहिए। अगर B का C से हो जाए तो A का D से। ये 3 नियम होते हैं। तो आइएगा देखते हैं। ओडोमीटर क्या होता है बेटा, गति को मापता है, गति को मात्रक संबंधित है। तो अमीटर बेटा आपने पढ़ा होगा, अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा और उसका आंसर बताइएगा। ये है कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बताना है आपको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है। आइएगा देखते हैं जवाब क्या आता है। इस पे मेन फोकस करते हैं हम लोग। ये हमारा सवाल है, ये हमारा कथन है और ये हमारे दोनों निष्कर्ष हैं बेटा। देखो सभी टॉनिक्स क्या हैं, विषाक्त हैं। टॉनिक सारे के सारे किस में जाएंगे, विषाक्त। सभी विषाक्त पदार्थ जहर है। ये सारे के सारे बेटा क्या हो गए, जहर है। इस तरीके का भी वेन डायग्राम बनता है। तो अंदर वाले के लिए सभी होता है, ऊपर वाले के लिए कुछ होता है। तो सभी जहर टॉनिक है, जहर ऊपर है और टॉनिक अंदर है, तो आल नहीं, ऊपर वाले के लिए कुछ सही होता है।
ऊपर वाले के लिए कुछ सही होता है। दूसरा, कुछ जहर टॉनिक है, ऊपर जहर है टॉनिक अंदर है, इसलिए कुछ सही होगा और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। पहला गलत है, दूसरा सही। आई होप कि ये सवाल नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। 12 का आंसर हो जाएगा सेकंड, आपका राइट। और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराए जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग इतना रखते हैं, हमारे चैनल रीजनिंग बाई सनोज यादव को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए हम नए नए वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहेंगे। जैसे कि आज मैंने रेलवे ग्रुप डी के बारे में प्रैक्टिस सेट की चर्चा की है। आगे कल जब मुलाकात होगी तो इसके आगे के सवालों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बेटा इतना है। जय हिंद।